when the charge is in moving inside the magnetic field, it experiences a force called magnetic force. तो उस मैग्नेटिक फोर्स का एक्सप्रेशन मैंने आपको लिखवाया था, क्या लिखवाया? Q V क्रॉस B, ये लिखवाया था। मैग्नीट्यूड वाइज देखा जाए तो क्या हो जाएगा, ये Q V B साइन थीटा, ये लिखा है ऊपर वाला, लिखा है वेक्टर फॉर्म में, ये हो गया मैग्नीट्यूड फॉर्म में। चलिए जी, तो हम इसके कुछ केसेस पढ़ेंगे। केस नंबर 1, मान लीजिए कि इफ थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाए, 0। सर थीटा 0 का मतलब क्या है? वेलोसिटी का डायरेक्शन और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कैसा हो जाए, सेम सेम। इट मींस हमारे पास एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। सर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड कैसे होगी? स्ट्रेट, पैरेलल एंड इक्विडिस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, दिस रिप्रेजेंट्स द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। और इसके अंदर अगर हमारे पास एक चार्ज पार्टिकल है और उसको प्रोजेक्ट किया गया उसी डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है, तो यहाँ एंगल कितना बनेगा, 0। एंगल 0 होगा तो इस पे लगने वाला फोर्स कैसे निकालोगे? Q इंटू वी इंटू बी साइन 0। साइन 0 की वैल्यू, ओवरऑल रिजल्ट 0। मतलब इस चार्ज पर कोई फोर्स नहीं लगेगा, कोई मैग्नेटिक फोर्स नहीं लग रहा होगा। तो अगर ये इस तरीके से प्रोजेक्ट किया गया तो इट विल मूव इन द स्ट्रेट पाथ। तो इसका जो मोशन होगा कैसा हो जाएगा, बोलो? स्ट्रेट पाथ ऑफ द, it will move in a, the charge will move in a, will move in a straight path। आई बात समझ में? बोलो। बट व्हाट इफ वी प्रोजेक्ट इट एट 90 डिग्री? अच्छा, अगर मैं थीटा 0 बना लूं या 180 बना लूं, बोलो, अगर मैं ऐसे प्रोजेक्ट कर देता तो भी कोई फोर्स नहीं लगता, क्योंकि एंगल कितना हो जाता, कितना हो जाता, 180। और साइन 180 क्या होता है, 0, तब भी कोई फोर्स नहीं लगता। तो एंटी पैरेलल या पैरेलल अगर प्रोजेक्ट करोगे, इट विल नॉट एक्सपीरियंस एनी फोर्स एंड इट विल मूव इन अ स्ट्रेट पाथ। बट जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, केस नंबर 2, अगर हमने थीटा इज इक्वल टू कितना ले लिया, 90 डिग्री। कितना ले लिया, 90 डिग्री। जरा इस केस को समझते हैं। तो इस केस को जरा ध्यान से देखो। लेट अस ड्रॉ अ मैग्नेटिक फील्ड, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, समथिंग लाइक दिस। सो दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। क्यों भैया, बोलो? क्योंकि ये जो डिस्टेंसेस होंगे ना, ये इक्वल होंगे और जो लाइंस हैं वो कैसे जा रही हैं, इनटू द पेपर। आई बात समझ में? कई सारी लाइंस हैं वो इनटू द पेपर ऐसे अंदर जा रही हैं एंड इनके बीच में डिस्टेंस कैसा है, इक्वल। आ रही बात समझ में? तो लेट अस टेक अ पार्टिकल, चार्ज पार्टिकल व्हिच इज प्रोजेक्टेड एट दिस एंगल। तो अब ध्यान से देखो, B का डायरेक्शन कैसा है, अंदर की तरफ है, और V वेलोसिटी का डायरेक्शन इस तरीके से है। तो अब इन जरा ध्यान से देखो, B आ रही है, अंदर जा रही है, वेलोसिटी इधर ही है। देखो जरा कितना एंगल है इन दोनों के बीच में, 90। तो इधर पर थीटा कितना है, ये अंदर की तरफ है, इनवर्ड है। ये जो B है वो कैसी है, इनवर्ड है, और V इधर की डायरेक्शन में है। तो एंगल कितना बन रहा होगा इधर, 90 बन रहा होगा। अब जरा फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल लगाते हैं। क्या लगाते हैं, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। बी, ये देखो, फादर मदर चाइल्ड। फादर मतलब फोर्स, मदर मीन्स मैग्नेटिक फील्ड, चाइल्ड मतलब करंट और वेलोसिटी। अगली बात समझ में? तो चलो, मदर मीन्स मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड अंदर कर दी मैंने, बोलो। और देखो वेलोसिटी किधर है, ऐसे है, तो फोर्स किधर लगेगा, ऊपर की तरफ। मतलब इस पर इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा होगा, और ये जब फोर्स लगेगा तो ये कुछ इस तरीके का पाथ को फॉलो करेगा। ये जो फोर्स लगेगा ये सेंटर की तरफ लगेगा। अब जरा यहां पर देखते हैं, ये जो फोर्स लगेगा इस सेंटर की तरफ पे लगेगा, और जैसे जैसे ये आगे बढ़ेगा इस पर फोर्स
टूवर्ड्स रेडियली इस पॉइंट के अबाउट लगेगा। जरा इधर पर देखते हैं, इधर वेलोसिटी क्या हो जाएगी, इस डायरेक्शन में। जरा ध्यान से देखना, फील्ड होता है ये 4 फिंगर, ये फील्ड का डायरेक्शन, और ये हो गई वेलोसिटी की डायरेक्शन, ये गई इधर। तो फोर्स किधर लगेगा, इस डायरेक्शन में। आई बात समझ में? अब ये यहां पे अगर आ गया चार्ज पार्टिकल, वेलोसिटी इस डायरेक्शन में। जरा ध्यान से सुनना, देखो ये हो गई वेलोसिटी की डायरेक्शन, ये होती है करंट की डायरेक्शन या वेलोसिटी की डायरेक्शन। ये देखो करंट इधर हो गया, तो थंब किधर आ रहा है, डाउनवर्ड। मतलब एवरी टाइम यू सी वट एवर इज द पोजिशन ऑफ चार्ज पार्टिकल, ठीक है, द फोर्स विल एक्ट टूवर्ड्स द सेंटर 90 डिग्री पर। आई बात समझ में? तो परपेंडिकुलरली वेलोसिटी के इस तरीके से फोर्स लगेगा। बोलो ये बात समझ में आ रही है? और इसका जो पाथ हो गया, वो पाथ कैसा हो जाएगा, सर्कुलर। कैसा हो जाएगा, सर्कुलर। अगर आपने मैग्नेटिक फील्ड से 90 डिग्री एंगल बनाते हुए किसी भी पार्टिकल, चार्ज पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया, तो वो ऐसे एक सर्कल में मूव करेगा, जिस पर फोर्स किधर लग रहा होगा, रेडियली टुवर्ड्स द सेंटर। तो एफ एम इज एक्टिंग रेडियली टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ सर्कुलर पाथ। ये बात सबको समझ में आई? बोलो ठीक है, आ रही बात समझ में? हाँ या ना? गुड। अब तुमसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अगर हमने एक क्यू चार्ज लिया, उसका मास m है, तो बताओ इस सर्कुलर पाथ की, जो सर्कुलर पाथ मूव करेगा, उसकी रेडियस बताओ। क्या पूछेगा तुमसे, रेडियस निकालो, टाइम पीरियड निकालो रिवॉल्व करने का, ठीक है, फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवॉल्यूशन निकालो, ठीक है। आ रही बात समझ में? तो हम क्या करेंगे, सबसे पहला रेडियस को कैलकुलेट करेंगे। किसको कैलकुलेट करेंगे, रेडियस को। तो अब रेडियस कैलकुलेट करने के लिए इस केस में ध्यान से सुनो, रेडियस कैसे कैलकुलेट की जाएगी। इन दिस केस जो मैग्नेटिक फोर्स है दैट इज इक्वल टू व्हाट, मैग्नीट्यूड ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स। समझ में आ रही बात? ये सिंस दिस इज सेंटर सीकिंग फोर्स, बोलो मैग्नेटिक फोर्स किधर लग रहा होगा, सेंटर की तरफ। तो एफएम की वैल्यू हम सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर रख देते हैं। लेट्स से ये जो चार्ज था, इसका ये जो पार्टिकल था, इसका चार्ज कितना था, Q, इसका मास कितना था, M। कितना था, M। तो मैग्नेटिक फोर्स कितना लगेगा, Q V B साइन 90। बोलो V और B के बीच में एंगल कितना है, 90। सेंट्रीपिटल फोर्स का आप एक्सप्रेशन जानते हो क्या होता है, mv² डिवाइड बाई r। तो सेंट्रीपिटल फोर्स का एक्सप्रेशन रख दो mv² बाई r। तो ये हो जाएगा QVB इज इक्वल टू mv² बाई r। रेडियस निकालना चाहते हो तो देखो जरा, QB इज इक्वल टू mv बाई r, तो r का एक्सप्रेशन आ जाएगा mv अपॉन QB। बोलो ये समझ में आया? बोलो उस चार्ज पार्टिकल का मास कितना है, उसकी वेलोसिटी कितनी है, किस वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया, कितना उसका चार्ज है, और व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड। आगे बात समझ में? तो इधर से हमने ये चीज देखी, बोलो R इज इक्वल टू mv बाई QB। समझ में आया ये? आयुषी, इधर श्रेया, दिव्यांशी, आशुतोष, सबको समझ में आ गया? कपिश, देवांश, समझ में आ गया? अच्छा, एक हमारे लिए फिजिक्स में बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है, चार्ज टू द मास रेशियो। क्या? चार्ज टू द मास रेशियो।
इसको हम इन जनरली किससे रिप्रेजेंट कर देते हैं? अल्फा से। किससे? अल्फा। ठीक है, चार्ज टू द मास रेशियो। तो अगर इस एक्सप्रेशन को मैं ऐसे लिखूं, v डिवाइड बाई क्यू बाई एम मल्टीप्लाइड बाई बी, किसी को कोई आपत्ति तो नहीं है? अरे m ऊपर लिखा था, मैंने चार्ज के नीचे लिख लिया, तो ये क्या बन गया? चार्ज बाई मास का रेशियो। आ गई बात समझ में? तो हम क्या करते हैं, किसी भी पार्टिकल का अगर हमें चार्ज टू द मास रेशियो पता है तो हम ये कह सकते हैं, कंपैरेटिव स्टडी कर सकते हैं कि उसकी रेडियस बड़ी होगी या फिर छोटी होगी। क्योंकि r जो है वो ऐसे लिखा जा सकता है, अल्फा इंटू बी। बोलो, अल्फा इंटू मैग्नेटिक फील्ड। बोलो, तो अल्फा क्या है यहाँ पे? चार्ज टू द मास रेशियो। तो r नोट करके लिख लेना कि r इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू अल्फा होता है एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मैग्नेटिक फील्ड होता है। अगर ये वीक है, कैसी है? वीक है, मतलब स्मॉलर है, तो रेशियो कैसा हो जाएगा? रेडियस कैसा होगा? कैसा हो जाएगा? बड़ा। आगे बस, अगर ये वैल्यू स्मॉल है तो रेडियस कैसी हो जाएगी? बड़ी। अगर ये फील्ड बहुत ही ज्यादा कैसी है? स्ट्रांग है, तो फिर रेडियस कैसी हो जाएगी? छोटी। सिमिलरली अगर चार्ज टू द मास रेशियो बड़ा है, ज्यादा है, तो रेडियस कैसी हो जाएगी? छोटी। छोटी रहेगी। देखो अल्फा की वैल्यू क्या है? बड़ी है, तो रेडियस छोटा होगा। समझ में आ रही बात? ये क्लियर है? बड़ी कैसे? कि चार्ज ज्यादा है, मास कम है, तो अल्फा बड़ा हो जाएगा। बड़ा हो जाएगा तो रेडियस छोटा हो जाएगा। ये बात समझ में आ रही है? चलो, तो एक ये रेडियस का एक्सप्रेशन निकाल लिया हमने, और हमने इससे ये पढ़ लिया कि रेडियस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द चार्ज टू द मास रेशियो एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू चार्ज टू द मास एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नेटिक फील्ड। समझ में आया? यहां तक नोट किया? करो नोट। यस, समझ में आया? अच्छा, अब अगर मैं तुमसे पूछूं कि क्यूब चार्ज था, मास m था, और इसको v वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया, कितना टाइम लगेगा उसको एक कंप्लीट चक्कर लगाने में? तो मैं क्या तुमसे पूछ रहा हूं, व्हाट इज द टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन रिवोल्यूशन? मतलब मैं तुमसे क्या पूछ रहा हूं? टाइम पीरियड। चलो, टाइम पीरियड कैसे निकालोगे? इसका टाइम पीरियड निकालो। तो व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर टाइम पीरियड? बोलो। 2πr ये डिस्टेंस कवर करेगा, कितनी वेलोसिटी से करेगा? v वेलोसिटी से। तो अब एक काम करते हैं, 2πr का एक्सप्रेशन अभी पढ़ के आए, mv बाई क्यूबी होल डिवाइड बाई v। बोलो, ठीक है? r की जगह हमने mv बाई क्यूबी रख दिया। तो अगर ये रखोगे तो आंसर आएगा 2πmv डिवाइड बाई क्यू बी, और ये डिनोमिनेटर में चला जाएगा, मल्टीप्लाइड बाई वी। ये दोनों कट गए, तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला हो जाएगा 2πm डिवाइड बाई क्यू बी। बोलो जी, इतना समझ में आया? अब यहां से एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट उठता है। क्या उठता है भाई? नोट लिखो। जो ये मैं नोट लिखवाता हूं ना, यहीं से क्वेश्चन होते हैं, स्पेशल केसेस से क्वेश्चन होते हैं। नोट ये है, यहां पर t जो है
इंडिपेंडेंट है, इज इंडिपेंडेंट ऑफ v एंड r। क्या मैं t के एक्सप्रेशन में कहीं v और r दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है। वेलोसिटी पर डिपेंड नहीं करता है। तो एक पार्टिकल लिया जिसका चार्ज q था और मास m था, अगर आप उसको 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से ऐसे प्रोजेक्ट कर दो या 20 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से ऐसे प्रोजेक्ट कर दो, दोनों केस में जो सर्कल बनेंगे दोनों का टाइम पीरियड क्या होगा? दोनों का टाइम पीरियड क्या होगा? सेम होगा, क्योंकि t कांस्टेंट रहता है फॉर एनी वैल्यू ऑफ v। अगर हमारी q और m फिक्स्ड है और b फिक्स्ड है तो t इज इंडिपेंडेंट ऑफ v एंड r। तो अगर वेलोसिटी ज्यादा होगी, ध्यान सुनना, अगर वेलोसिटी ज्यादा होगी तो उसका रेडियस बड़ा होगा। आई बात समझ में? ये सपोज करो एक पार्टिकल है, उसको हमने v वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया तो ये ऐसा कुछ सर्कल बनाएगा। अगर ज्यादा वेलोसिटी बढ़ा दोगे, वेलोसिटी बढ़ाने से तो क्या हो जाएगा कि जो सर्कल बनेगा वो क्या हो जाएगा? वेलोसिटी अगर बढ़ा दी तुमने, डबल कर दी या ट्रिपल कर दी, तो रेडियस बढ़ जाएगा। लेकिन अब जब डिस्टेंस बढ़ गया, रेडियस बढ़ने का मतलब क्या है? उसका सरकमफ्रेंस बढ़ जाएगा। तो सरकमफ्रेंस बढ़ जाएगा तो फिर उसको ज्यादा स्पीड से चलना पड़ेगा टू अचीव द सेम टाइम पीरियड। आई बात समझ में? क्लियर हुआ ये? अगर मान लो कि वो आपने वो देखा ना रेसिंग ट्रैक, तो अगर मैंने दो बंदों को ऐसे एक साथ रेस में दौड़ा दिया तो जो बाहर वाला होगा ना उसको तेज दौड़ना पड़ेगा टू कंप्लीट वन सर्कल इन द सेम टाइम एज द इनर सर्कल में जो बंदा दौड़ रहा है। अगर दोनों मान लो कि 5 मिनट में एक चक्कर लगा रहे हैं तो ऑब्वियसली बाहर वाला जो होगा ना वो ज्यादा स्पीड से दौड़ना पड़ेगा उसको। समझ में आ रही बात? ये तो टू कीप द टाइम पीरियड सेम, इसका मतलब क्या है? जो बाहर वाला चार्ज पार्टिकल होगा उसकी वेलोसिटी ज्यादा होगी। ऑब्वियसली इस फैक्टर में भी हमको दिख रहा है, कहां गया? r। देखो r इज इक्वल टू एम वी बाई क्यू बी है ना, तो अगर रेडियस बड़ा है तो उसकी वेलोसिटी भी ज्यादा होगी। समझ में आ रही बात? ये लेकिन टाइम पीरियड पे कोई असर नहीं पड़ने वाला। समझ में आ रही बात? ये दो प्रोटॉन है, दोनों प्रोटॉन का मास सेम, चार्ज सेम, और हमने सेम मैग्नेटिक फील्ड में प्रोजेक्ट किया, लेकिन एक को वेलोसिटी दी है, सपोज करो ये प्रोटॉन है, लेकिन एक को वेलोसिटी मैंने v दी है और दूसरी को 2v दे दी है। समझ में आ रही बात? ये तो दोनों का अगर मैं आपको टाइम पीरियड पूछूं तो क्या टाइम पीरियड अलग अलग होंगे? आंसर इज नो, सेम टाइम पीरियड होगा। बस बट अंतर क्या आएगा कि एक छोटे सर्कल में कर रहा होगा और एक बड़े सर्कल में। जिसकी वेलोसिटी ज्यादा होगी वो कौन सा सर्कल कवर कर रहा होगा? बड़ा वाला, क्योंकि उसको लार्जर डिस्टेंस कवर करना है, इसलिए स्पीड ज्यादा हो जाएगी टू रीच टू कंप्लीट वन रिवॉल्यूशन इन द सेम टाइम। समझ में आ रही बात? ये तो ये इंपॉर्टेंट नोट पॉइंट है, T इज इंडिपेंडेंट ऑफ V एंड R। और फॉर्मूला क्या है T का? क्या है? 2 पाई आगे आप समझो। अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी, बताओ व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी? 1/t। बोलो इधर पीछे अवनीश, समझ में आ रहा है? तो t का फॉर्मूला क्या है? 2 पाई m डिवाइड बाई क्यू बी। तो फ्रीक्वेंसी क्या आ जाएगी? क्यू बी अपॉन 2 पाई m। तो टाइम पीरियड में जो एक्सप्रेशन लिखा है बस उसका उल्टा कर दिया मैंने, क्यू बी अपॉन 2 पाई, तो फ्रीक्वेंसी निकल आएगी। बोलो। और इसको हम लोग साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी कहते हैं। क्या कहते हैं? साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी। साइक्लोट्रॉन एक डिवाइस है जिसमें हम चार्ज पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर क्या करते हैं? रोटेट करते हैं, और वो रोटेट करता है और उसकी फील्ड बढ़ाते बढ़ाते उसकी रेडियस बढ़ जाती है और फिर एक साइड से निकलता है और टारगेट पे जाके हिट करता है। तुम्हें पता है कि आउटर रेडियस में वेलोसिटी क्या होती है? हाई होती है। तो हम करते क्या है, इस तरीके की दो डी होती हैं। क्या होती हैं? डी। बोलो। ठीक है, इन डी में मैग्नेटिक फील्ड को हम वेरी कराते हैं।
क्या कराते हैं, वेरी। तो अगर मैग्नेटिक फील्ड वेरी करेगी तो यहां से पार्टिकल चला और ऐसे करते 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 क्या होगा, इसकी स्पीड बढ़ना स्टार्ट हो जाएगी। बोलो, अगर बी चेंज करोगे तो रेडियस भी चेंज होगा ना, रेडियस चेंज होगा। तो रेडियस जब चेंज होगा, देखो अगर रेडियस चेंज होगा तो इसकी रेडियस अगर बढ़ रही है तो वेलोसिटी भी तो बढ़ेगी, और वेलोसिटी बढ़ गई तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। और अगर यहां से एक छेद बना दिया, इधर से पैसे पार्टिकल निकला और यहां बना दिया टारगेट, यहां टारगेट रखा है, जाके प्रोटॉन यहां टकराएगा, जाके हिट करेगा, हिट करेगा तो फिर क्या होगा, रिएक्शन होगी। समझ में आ रही बात ये? तो हम चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं और जाके टारगेट पे हिट कराते हैं, फिर रिएक्शन होती है और फिर उससे एनर्जी जनरेट होगी। अगर कोई न्यूक्लियर पावर स्टेशन है तो साइक्लोट्रॉन, जो न्यूक्लियर फिजिक्स में मोस्टली हम क्या करते हैं, रिएक्शन ही तो करवा रहे हैं, और रिएक्शन करवाने के लिए क्या चाहिए होगा आपको, एक चार्ज पार्टिकल जाके हिट करेगा, है ना, तो उसको रिएक्शन होगी। तो यही सब चीजों के लिए हम क्या यूज करते हैं, साइक्लोट्रॉन। आई बात समझ में? खैर ये वाला कॉन्सेप्ट आपके सिलेबस से हटा दिया गया है, लेकिन पिछले कुछ वही कोरोना से पहले वाले ये सारी चीजें पढ़ाई जाती थी। लेकिन ये बहुत छोटा सा और सिंपल सा टॉपिक है, समझ में आपको आ जाएगा। अब साइक्लोट्रॉन नहीं पढ़ाऊंगा मैं, ठीक है, बट ये समझ में आ गया होगा। अब एक और चीज, अगर मैंने किसी भी रैंडम एंगल बनाते हुए, आर्बिट्री एंगल बना के, और मैंने क्या कर दिया, प्रोजेक्ट कर दिया चार्ज पार्टिकल को, तो उसका पाथ कैसा होगा। हमने थीटा 0 डिग्री के लिए पढ़ लिया, थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री के लिए पढ़ लिया, और अब थीटा इज इक्वल टू 90 के लिए भी पढ़ चुके। अब हम कोई भी थीटा अगर है तो क्या करेंगे, ठीक है, जरा टॉपिक डालो, केस नंबर 3 एट थीटा एनी थीटा, ठीक है ना, केस 3 फॉर एनी थीटा, केस नंबर 3 आर्बिट्री बिटवीन V एंड B, दो के बीच में कोई भी आर्बिट्री एंगल होगा तो। अब देखो, सपोज दैट वी हैव दिस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, दिस इज यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, एंड दिस इज माई चार्ज पार्टिकल, लेट्स से Q, मास कितना है m, and I have projected it like giving some velocity v, and the direction between the B and V is making an angle theta. अब ये 0 नहीं है, 180 नहीं है, 90 नहीं है, कोई भी आर्बिट्री एंगल है। आई बात समझ में? क्लियर हुआ ये आयुषी? अब इस वेलोसिटी के दो कंपोनेंट होंगे, कितने कंपोनेंट होंगे, दो कंपोनेंट। एक तो होगा इसके अलोंग, जिसको हम बोलते हैं V पैरेलल, which will be equal to V cos थीटा, बोलो। और एक कंपोनेंट इस वेलोसिटी का होगा परपेंडिकुलर, एक होगा ये वाला। तो V परपेंडिकुलर जो होता है, V परपेंडिकुलर कंपोनेंट, वो कितना होगा, V साइन थीटा। अब जब पार्टिकल आप आर्बिट्री एंगल पे प्रोजेक्ट करोगे तो इस वेलोसिटी की वजह से वो आगे बढ़ेगा, बोलो, आगे की तरफ बढ़ेगा, और परपेंडिकुलर कंपोनेंट की वजह से ये कैसा चक्कर लगाएगा, बोलो, सर्कुलर चक्कर लगाएगा। आई बात समझ में? तो जो इसके दो कंपोनेंट होंगे, दो कंपोनेंट होंगे, एक तो होगा V पैरेलल वाला और एक होगा V परपेंडिकुलर वाला। V पैरेलल जरा देखो, पैरेलल टू व्हाट, मैग्नेटिक फील्ड। तो B जो V है, वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल, चार्ज पार्टिकल, वो अगर पैरेलल कंपोनेंट है तो इस पैरेलल कंपोनेंट मतलब V cos थीटा, इसका इधर कंपोनेंट होगा V cos थीटा। तो ये जो V cos थीटा है, दिस विल गिव इट द लीनियर पाथ। कैसा देगा, लीनियर मोशन, बोलो, लीनियर पाथ बोलो, या फिर क्या, लीनियर मोशन देगा इसको, ठीक है। और जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है V sin थीटा, दिस विल गिव द सर्कुलर मोशन, क्योंकि मैंने बोला था 90 डिग्री एंगल है अगर वेलोसिटी और B के बीच में, तो पाथ कैसा होगा, सर्कुलर। तो ये ना तो टोटली लीनियर होगा और ना ही टोटली सर्कुलर, ये इन दोनों का मिक्सचर होगा। और इस पाथ को जो हम कहते हैं उसको बोलते हैं हेलिक्स। क्या बोलते हैं,
हेलिक्स। जैसे स्प्रिंग देखा है, स्प्रिंग, स्प्रिंग जब खींचते हो तो स्प्रिंग के जो ऐसे आप देखोगे तो स्प्रिंग क्या होता है, अगर स्प्रिंग पे अगर अपनी आप उंगली फेरोगे तो आप देखोगे आपकी उंगली की जो टिप है वो आगे की तरफ भी बढ़ रही है और सर्कुलर मोशन भी कर रही है। हेलिक्स समझ में आया, ये हेलिकल पाथ। तो इसमें ऐसा कुछ पाथ होगा, ऐसे जा रहा है फिर सर्कुलर और आगे भी बढ़ेगा, समझ में आ रहा है, ये ऐसा पाथ फॉलो करेगा, ये गोल गोल भी घूम रहा है और आगे भी घूम रहा होगा। क्लियर हुआ ये, समझ में आ रहा है ये। अच्छा अब ध्यान से सुनना, अगर मैं एक पॉइंट यहां से चूज करता हूं, ठीक है, और ये ऐसे जा रहा है, मूव कर रहा है, तो एक चक्कर लगा लेगा यहां तक, बोलो एक चक्कर लगा लेगा। तो वन कंप्लीट रिवॉल्यूशन के बाद इसने जो लीनियर डिस्टेंस कवर करी होगी, इस चीज को मैं बोलता हूं पिच। क्या बोलता हूं, पिच। नोट कर लो इस चीज को। एक्स क्या है, while doing the one revolution the linear path covered by the charged particle is known as its pitch। अभी x नोट कर लो, ये x क्या है यहाँ पे, बोलो कपिश, समझ में आया, अवनीश, पिच क्या होती है, एक चक्कर लगाने में जो आगे कितना बढ़ गया होगा, समझ में आ रही बात, ये वही जो डिस्टेंस है ना उसको पिच कहते हैं। आगे बढ़े, सिद्धार्थ बताओ, अगर मुझे इस हेलिकल पाथ की, कैसा पाथ है ये, पाथ और लिख लो, ये कैसा पाथ होगा, हेलिकल पाथ, कैसा पाथ, हेलिकल पाथ। ओ आई सी, मैं कहूँ मेरे फोन जो डला हुआ है वो चार्जिंग मोड में तो लगा नहीं है, लेकिन ये हीटअप क्यों कर रहा है। तो तब मुझे पता चला कि जो स्ट्रीमिंग चल रही है मेरी, वो उसी का इंटरनेट यूज कर रहा है, हॉटस्पॉट उससे लिया हुआ है मैंने। तभी मैं कहूँगी यार फोन ऐसे चार्ज मोड में होता तभी तो हम कह सकते हैं यार हीट हो रहा है। तो उस पर सर्वर का जो स्ट्रीमिंग चल रही है, अब हॉटस्पॉट मैंने फोन से ले रखा था क्योंकि वाईफाई काम नहीं कर रहा है, बहुत ज्यादा हीटअप हो गया। चलो हेलिकल पाथ समझ में आया, हेलिकल पाथ। तो अगर मैं पूछूं भैया बताओ अंशुमन, इस हेलिकल पाथ की रेडियस कैसे निकालोगे, बताओ कैसे निकालोगे। सर हम ये देखेंगे कि मैग्नेटिक फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर करेंगे, बोलो। तो मैग्नेटिक फोर्स कितना लगेगा, Q, बोलो Q V D साइन, लेकिन यहां पे कौन सा रहेगा, ये भी परपेंडिकुलर कंपोनेंट, और उसके बीच में एंगल कितना है 90। अच्छा सेंट्रीपिटल फोर्स कैसे लिखोगे, एम वी परपेंडिकुलर स्क्वायर डिवाइड बाई आर, एक परपेंडिकुलर खत्म,
तो Q इंटू बी एम वी परपेंडिकुलर डिवाइड बाई आर। तो आर का फॉर्मूला आ जाएगा एम वी परपेंडिकुलर डिवाइड बाई क्यू बी। अब जरा वी परपेंडिकुलर रख दो, क्या है वी परपेंडिकुलर, बोलो, एम वी साइन थीटा डिवाइड बाई क्यू बी। बोलो, तो जर्नल वाला केस आप तैयार कर लो। तो अगर हमने थीटा 90 रख दिया तो मैं जैसे पहले केस 2 पढ़ के आए थे वो भी आपको कवर हो जाएगा। आगे बात समझ में, वही तो पढ़ के आए थे, आर इज इक्वल टू एम वी बाई क्यू बी। अगर हमने थीटा 90 ले लेते हैं तो अगर इन जर्नल है तो फिर यहां साइन थीटा का मल्टीप्लाई हो जाएगा। समझ में आया ये? बोलो आयुष, क्लियर है? सर दर्द कर रहा है क्या? तो सुस्त कैसा है? हाँ जुकाम है? अच्छा, बोलो आर पता चल गया। अब बताओ टाइम पीरियड कितना होगा, बोलो टाइम पीरियड। सर टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या है? 2 पाई आर डिवाइड बाई वी परपेंडिकुलर। बोलो ये तो होगा। 2 पाई आर इज द सर्कमफ्रेंस एंड द कंपोनेंट इज वी परपेंडिकुलर। तो 2 पाई आर की जगह क्या लिखोगे? एम वी साइन थीटा डिवाइड बाई, या यही लिख सकते हो डायरेक्ट, वी परपेंडिकुलर, नीचे आ जाएगा क्यू इंटू बी, नीचे एक वी परपेंडिकुलर का मल्टीप्लाई। बोलो ये समझ में आया? ये आर की वैल्यू है, नीचे वी परपेंडिकुलर, ये कट जाएगा। टाइम पीरियड पे कोई असर नहीं आया, ध्यान से देखो, क्योंकि ये जो टाइम होता है v का इंडिपेंडेंट है। तो अब वेलोसिटी तुम किसी भी एंगल पे रखो, जब v पे डिपेंड ही नहीं कर रहा है तो टाइम पीरियड कैसा रहेगा? सेम। तो तुम चाहे थीटा एंगल बनाओ, चाहे 90 बनाओ, चाहे 0 बनाओ, चाहे 180 बनाओ, जब v पे डिपेंड ही नहीं करता है तो टाइम क्या एक्सप्रेशन क्या रहेगा? सेम रहेगा, 2 पाई एम बाई क्यू बी। और अगर मैं आपसे फ्रीक्वेंसी पूछूं, बोलो, तो फ्रीक्वेंसी इसका रेसिप्रोकल होता है। तो f इज इक्वल टू 1 बाई टी होता है, तो हम इसका रेसिप्रोकल कर देंगे, तो क्यू बी बाई 2 पाई एम। ठीक है जी। नाउ द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस सेक्शन इज पिच। क्या निकालना है? पिच रिप्रेजेंटेड एज एक्स। सो कैसे डिफाइन कैसे करेंगे, पहले इसकी डेफिनेशन देख लो। द लीनियर डिस्टेंस covered by the charged particle while charged particle during one revolution is called the pitch। तो जो बच्चा एक्स पिच निकलेगी वो कैसे निकलेगी? v पैरेलल मल्टीप्लाइड बाई टाइम पीरियड। समझ में आया? कितनी वेलोसिटी थी इधर वाली कंपोनेंट लीनियर डिस्टेंस के लिए? वेलोसिटी क्या थी पैरेलल वाली? बोलो v cos थीटा मल्टीप्लाइड बाई टाइम पीरियड। तो आंसर मिलेगा आपको, क्या था? 2 पाई एम, टाइम पीरियड देखो क्या है, 2 पाई एम अपॉन क्यू बी, आगे क्या लगा दोगे? v cos थीटा। तो x का एक्सप्रेशन आ गया 2 पाई एम वी cos थीटा डिवाइड बाई q इंटू p। 2 पाई एम बी cos थीटा डिवाइड बाई क्यू। खत्म। अब इस पे मैं आपको वर्कशीट दूंगा, एप्लीकेशन पे डाउनलोड कर लो, और प्लीज जो भी वहां पर स्टडी मटेरियल है वो चैप्टर वाइज ही डालूंगा मैं।
नोट्स तो सारे एक साथ डाल दिए मैंने, बट वो जो डीपीपी दूंगा वो चैप्टर वाइज आपको मैं प्रिपेयर करता हूँ हाथ तो हाथ, कि ये क्वेश्चन करने चाहिए, ये क्वेश्चन करने चाहिए बच्चों। तो ये वाला सेक्शन जो है ना, मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, इधर से क्वेश्चन उठाऊंगा, सेलेक्ट करके वो आपको दूंगा, वो लगाने हैं आपको 10-20 क्वेश्चन जो भी होंगे, ठीक है, और आज आपको मिल जाएगी, चेक कर लेना। नेक्स्ट अब टॉपिक है, साइक्लोट्रॉन तो है नहीं हमारे पास, फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर, राइट डाउन, फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर। टॉपिक डालो, फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर, current carrying conductor in a magnetic field, in a magnetic field, in a magnetic field। चलो जी एक सेटअप बनाते हैं। See, we have a magnet placed like this and there is a conductor placed in between the, तो ये ऐसा है कुछ, ये ऐसी मैग्नेट है, इसके अंदर ऐसा कंडक्टर रखा हुआ है, ठीक है, एंड वी हैव कनेक्टेड दिस कंडक्टर विद द वायर, एक पॉइंट बी है, एक पॉइंट ए है, ठीक है, बोलो कितना समझ में आया। और हमने क्या किया, इसको ऊपर ले गए और ऐसे एक इंसुलेटिंग ये वायर ऐसे लपेट दिया और इधर से ऐसे लपेट के, ये कोई स्टैंड है, ऐसा स्टैंड है, ठीक है, और ये यहां पे हमने क्या कनेक्ट कर दी है, लेट्स से बैटरी, ठीक है, और ये लगा दी मैंने की। समझ में आ रहा है ये मैं क्या कर रहा हूं, एक वायर ऐसे लिया बैटरी से और ये इंसुलेटिंग है, कैसा है, इंसुलेटिंग, इंसुलेटिंग इसलिए क्योंकि ये करंट सीधा इधर ना पहुंच जाए, अगर ये कंडक्टिंग लगा दिया तब तो सीधा ही सीधा कनेक्शन हो जाएगा। तो हमने क्या किया, बस एक ये कोई भी एक इंसुलेटिंग ऐसे स्टैंड लिया है और यहां से एक वायर इस पे ऐसे लपेट दिया ताकि आप ये कंडक्टर इस पे हैंग कर पाऊं, समझ में आ रही बात ये, और एक इधर से भी ऐसे वायर ऐसे लगा दिया, इससे ऐसे लपेट के जा रहा है, ठीक है, और ये है हमारी मैग्नेट जिसमें यहाँ पे नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है, हॉर्सशू मैग्नेट के साथ, ठीक है। अच्छा ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल है, तो करंट का फ्लो किधर से किधर होता है बताओ, बोलो, पॉजिटिव टू नेगेटिव। ये बात सबको समझ में आ रही है, ऐसे फ्लो करेगा करंट, बोलो। तो जब अगर मैंने ये की यहां पे नहीं डाल रखी है, ठीक है, तो कनेक्शन अभी कैसा है, ओपन है, तो करंट फ्लो नहीं करेगा, तब तक तो ये ऐसी रहेगी, यहां पर जैसे ये रॉड है ऐसे रहेगी, बोलो, स्टेशनरी रहेगी, ठीक है, क्योंकि देयर इज नो करंट फ्लोइंग इन दिस कंडक्टर। लेकिन जैसे ही मैंने यहां पे की डाली तो इस पर फोर्स लगेगा, और फोर्स लगेगा तो ये या तो इधर की तरफ ऐसे जाएगी या अंदर की तरफ जाएगी, समझ में आ रही बात ये। तो हम लोग देखेंगे कि ये इस पर फोर्स कैसे लगेगा। फोर्स लगने के लिए फिर से वही रूल, इस पे फोर्स लगेगा, मैग्नेटिक फोर्स लगेगा व्हेनेवर इट इज द करंट कैरिंग कंडक्टर इज प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड। तो इस करंट कैरिंग कंडक्टर पे एक फोर्स लगेगा, और वो फोर्स निकालने का फॉर्मूला क्या है, सॉरी जो डायरेक्शन निकालने का, पहले तो डायरेक्शन समझा देता हूं आपको कि डायरेक्शन के लिए आपको क्या यूज करना है, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड
लेफ्ट हैंड रूल। अब फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल क्या है? फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल क्या है? हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड के थंब, फोर फिंगर या फिर वही पॉइंटर या सेंटर फिंगर को म्यूचुअली परपेंडिकुलरली इसको स्ट्रेच करो। फादर मदर चाइल्ड, आई बात समझ में? एम मतलब मैग्नेटिक फील्ड, मदर मीन्स मैग्नेटिक फील्ड, चाइल्ड मतलब करंट, तो फोर्स का डायरेक्शन थंब देगा। आई बात समझ में? अब जरा इधर देखते हैं, बोलो। नीचे से ऊपर की तरफ फील्ड है, करंट कैसा है? ये है, बोलो। तो ये फोर्स का डायरेक्शन होगा, मतलब ये जो कंडक्टर है वो बाहर की तरफ, इधर की तरफ धक्का लगेगा। समझ में आ रही बात? ये देखो, फील्ड का डायरेक्शन ये, करंट का डायरेक्शन ये, तो धक्का इधर लगेगा। आ रही बात समझ? अब ये मैंने टेढ़ा बनाया, मैं ऐसे तो बना नहीं सकता ना, ये बाहर की तरफ, ये ऐसा। समझ में आ रही बात? ये तो मैंने ऐसे बनाया हुआ है, तो ये ऐसा भागेगा। समझ में आ रही बात? ये फील्ड करंट, करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, तो फोर्स इस डायरेक्शन मतलब बाहर की तरफ। अगर इसकी पोलैरिटी उल्टी कर दूं, फील्ड ऊपर ही रहेगी, पोलैरिटी चेंज कर दूं, पोलैरिटी अभी ऐसी हो जाएगा, ऐसा करंट फ्लो करेगा, तो फिर फोर्स किधर लगेगा? अंदर की तरफ लगेगा। आ रही बात समझ में? क्लियर हुआ ये? बोलो। और इसमें ये कर्ल वाला मत लगाना, लगाओगे लेकिन फिर वो आपको एल क्रॉस बी करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? एल क्रॉस बी। लेकिन अभी इसको समझ लो, फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर, तो हम क्या करेंगे? ये वाला रूल लगाएंगे। अब इस चीज का थोड़ा सिंप्लीफाइड वर्जन देख लो, कि सपोज दैट कि सर ऊपर हमारा साउथ पोल है, नीचे हमारा नॉर्थ पोल है, इसके बीच में एक कोई कंडक्टर है, तो फील्ड तो इस डायरेक्शन में थी। अब अपना हाथ निकाल के लेफ्ट हैंड चेक कर लेना, अगर करंट का डायरेक्शन ये रख दिया मैंने, तो अब बताओ, फील्ड ऊपर, बोलो, लेफ्ट हैंड है ये मेरा, फील्ड ऊपर, फादर मदर चाइल्ड कर लेना भैया, फादर मदर चाइल्ड, फोर्स मैग्नेटिक फील्ड चाइल्ड, तो मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में, करंट इस डायरेक्शन में, थंब किधर जा रहा है मेरा? बाहर की तरफ, तो ये जो कंडक्टर है इस पर फोर्स किधर लगेगा? बाहर की तरफ लगेगा, मतलब डॉट। आ गई बात समझ में? अगर पोलैरिटी चेंज कर दूं मैं, ये साउथ, नीचे नॉर्थ, और ये ऐसे कोई कंडक्टर, बोलो, तो अब पोलैरिटी चेंज कर दी, करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, तो अब क्या करोगे? फील्ड तो देखो ऊपर है, नॉर्थ से साउथ चलती है फील्ड लाइंस, फील्ड इधर है, करंट उल्टा है, देखो इधर है, तो थंब किधर जा रहा है? अंदर की तरफ, तो इस पर फोर्स अंदर की तरफ होगा, इनटू द पेपर। ठीक है, बोलो, बना लो डायग्राम। इसके बाद हम निकालेंगे इसका एक्सप्रेशन। क्या? हाँ, अगर मैंने पोल्स ही बदल दिए, वेरी गुड, बहुत अच्छा क्वेश्चन। निशा कह रही है कि अगर मैंने पोल ही ऊपर नीचे कर दिए, तो देखो जरा, पोल नीचे ऊपर कर देने से क्या होगा? पहले कंडक्टर में इस तरीके से करंट फ्लो कर रहा था, अब निशा कहती मैं तो पोल चेंज कर दूंगी, तो ऊपर नॉर्थ कर दो, नीचे साउथ कर दो, तो इस बार फील्ड नीचे हो जाएगी, मतलब पॉइंटर नीचे कर देना है। बोलो, पॉइंटर नीचे कर दिया, देखो ध्यान से, ये मेरा पॉइंटर है, फादर मदर चाइल्ड, मैग्नेटिक फील्ड नीचे, और ये करंट किधर करना है? इस तरफ कर दिया, तो थंब किधर जा रहा है? थंब किधर जा रहा है? अंदर की तरफ, इस बार इस पे फोर्स अंदर की तरफ। ठीक है, और अगर मैंने नॉर्थ पोल ऊपर रख दिया, इस वाले केस का ही है, करंट का डायरेक्शन ऐसे कर दिया, फील्ड नीचे की तरफ, जरा ध्यान से देखो, फील्ड नीचे, करंट इधर, करंट ऐसा है, थंब किधर जा रहा है? आउटवर्ड, इसमें फोर्स बाहर, बाहर की तरफ लगेगा, मतलब डॉट। समझ में आ रहा है ये? बोलो, नहीं आया? और किसी को कोई दिक्कत है? अरे करके देखो, फील्ड नीचे, अच्छा करंट किधर लिखना है? उस तरफ करना है, तो फील्ड इधर है, करंट घुमा दो उस तरफ, फील्ड नहीं चेंज होनी चाहिए, फील्ड नहीं चेंज होनी चाहिए, देखो ध्यान से,
फील्ड ऐसी है, करंट इधर है, बोलो, तो थंब किधर जा रहा है मेरा, अंदर की तरफ जा रहा है। या एक काम कर लेना, फ्लेमिंग नहीं समझ में आ रहा है तो आई क्रॉस बी कर लेना। क्या कर लेना, आई क्रॉस बी कर, तो पता चल जाएगा। बोलो जिसी, समझ में आया? आया? श्रेया, आयुषी, आर्यन, यश, कोई ऐसा बैठा है जिसको नहीं समझ में आया? हाँ, नहीं आया पूछ लो। ऊपर वाला नहीं आया, चलो ऊपर वाला नहीं आया। करंट एलिमेंट के बारे में आप जानते हो? करंट एलिमेंट क्या होता है? कंडक्टर का वो हिस्सा, एक छोटा सा टुकड़ा जिसमें करंट फ्लो कर रहा है। बोलो, तो मैंने बताया था कि अगर ये एल वेक्टर ले लिया जाए, ये करंट एलिमेंट होगा। तो अगर मैंने यहां पर आईडीएल एक करंट एलिमेंट चूज कर लिया, तो करंट एलिमेंट का डायरेक्शन क्या होगा, ये होगा, और बी का डायरेक्शन क्या है, नीचे। जरा ध्यान से देखना, करंट एलिमेंट इस डायरेक्शन में और मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में। तो अब करना है तुमको एल क्रॉस बी। क्या करना है, एल क्रॉस बी। एल क्रॉस बी करोगे, थंब किधर जा रहा है, राइट हैंड वाला लेना, राइट हैंड थंब रूल। एल क्रॉस बी करने पर किधर जा रहा है मेरा थंब, अंदर की तरफ, फोर्स अंदर है। अब फील्ड तो यही है, करंट एलिमेंट उल्टा हो जाएगा। जरा देखो, करंट एलिमेंट का डायरेक्शन वही होता है जो करंट का डायरेक्शन होता है। अब करो एल क्रॉस बी, करो एल क्रॉस बी। ये एल है, ये नीचे बी है। एल क्रॉस बी करने पर किधर आ रहा है, बाहर की तरफ आ रहा है। तो इस पर फोर्स बाहर लगाओ। आ रही बात समझ में? अब जो मैं ये एल क्रॉस बी बताया, वो एक्चुअली फॉर्मूले से बता रहा हूं। किससे बता रहा हूं, फॉर्मूले से, कि जो मैग्नेटिक फोर्स जो लगता है वो होता है आई एल क्रॉस बी। आ रही बात समझ में? ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर। और चार्ज पे क्या लगता था, चार्ज पे क्या लगता था, देखो चार्ज का फॉर्मूला ये था, देखो चार्ज के लिए क्या लिखा था, क्यू, क्यू वी क्रॉस बी। अगर मैं आपको एक ट्रिक बताऊं, वैसे ये ट्रिक लगा मत देना वहां पे, बट हाँ ये है कि इस चीज को आप समझ सकते हो। वेलोसिटी कैसे लिखी जाती है, बोलो, वेलोसिटी कैसे लिखा जाएगा, एल डिवाइड बाई टी, बोलो, ऐसे लिखा जाएगा, डिस्टेंस डिवाइड बाई डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाई टाइम। और ये टाइम इधर ले आओ, बोलो, तो ये क्या, सॉरी वी क्रॉस बी था, सॉरी सॉरी, फोर्स क्या था, क्यू इंटू वी क्रॉस बी। तो ये v की जगह एल, एल डिवाइड बाई टी लिख सकते हैं। एल बाई टी में से ये टी इधर ले आए, तो जरा देखो क्यू बाई टी क्या बन गया, तो ये फॉर्मूला बन जाता है किसके लिए, करंट कैरिंग कंडक्टर के लिए। आया समझ में? उसी फॉर्मूले से डिराइव कर दिया मैंने, शॉर्ट ट्रिक है ये। बट यूजुअल मीनिंग्स क्या है यहाँ पे, एल इज द लेंथ ऑफ द कंडक्टर, ठीक है, बी इज द मैग्नेटिक फील्ड एंड आई इज द करंट फ्लोइंग थ्रू इट। क्लियर है ये बात? तो एल क्रॉस बी से भी आप निकाल सकते हो। समझ में आया ये? लेकिन इसका प्रॉपर डेरिवेशन अभी करना पड़ेगा। इसका डेरिवेशन है, डेराइव करो कि एल क्रॉस बी कैसे आता है। अब expression for the force on a current carrying conductor. Write down expression for force on a current carrying conductor, current carrying conductor placed in a magnetic field, placed in a magnetic field.
See, we will consider let's say there is a conductor. इस कंडक्टर के अंदर क्या है? फ्री इलेक्ट्रॉन्स. क्या है? फ्री इलेक्ट्रॉन्स. एंड लेट्स से दिस कंडक्टर is being placed along the y axis. Let's say ये कौन सी एक्सिस है? y axis. ठीक है. And this is z axis. और b जो मैग्नेटिक फील्ड है वो ऊपर की तरफ है. किस तरफ है? ऊपर की तरफ. और ये एक्सिस हो गई लेट्स से x एक्सिस. कौन सी एक्सिस है? x एक्सिस. तो अगर मैंने इस कंडक्टर पर इसके टर्मिनल्स के अक्रॉस एक क्या कर दिया? बैटरी कनेक्ट कर दी. तो ये प्लस होगा, ये माइनस. मतलब यहां हाई वोल्टेज, यहां पे लो वोल्टेज. तो ये इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ खींचेंगे? पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ. तो दे स्टार्ट ड्रिफ्टिंग टुवर्ड्स द पॉजिटिव टर्मिनल विद द वेलोसिटी कॉल्ड ड्रिफ्ट वेलोसिटी. बोलो. एंड लेट्स से देयर आर n नंबर ऑफ, टोटल इसमें कितने फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं? n. आई बात समझ में? कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? n. इसके अक्रॉस जो करंट फ्लो कर रहा है वो कितना है? I. मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में है? z डायरेक्शन में है. ठीक है. तो अब बताओ, मैग्नेटिक फील्ड ऐसी है, करंट ऐसा है, थंब किधर आया? बाहर. तो इस कंडक्टर पे फोर्स किधर लग रहा होगा? ये बाहर का मतलब ये ऐसी होगी ना x एक्सिस में. ड्रॉ ऐसे कर रहा हूं. तो फोर्स किधर लगेगा? इस डायरेक्शन में. अब इसका एक्सप्रेशन निकालना है. क्या निकालना है? एक्सप्रेशन. लेट्स से द टोटल लेंथ ऑफ दिस कंडक्टर इज l. कितना है? l. इसमें टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? n. एंड लेट्स से इसका क्रॉस सेक्शन एरिया ये कितना है? a. ठीक है. तो हम यहां पर एक चीज डिफाइन करेंगे, नंबर डेंसिटी. क्या डिफाइन करेंगे? नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. वो कैसे निकालेंगे? टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर. और वॉल्यूम कैसे निकलेगा बताओ? एरिया मल्टीप्लाइड बाई लेंथ. तो इस पूरे कंडक्टर में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे? बोलो. नंबर डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाई क्रॉस सेक्शन एरिया मल्टीप्लाइड बाई लेंथ. n निकाल लेना है. सबसे पहला काम तो मैं क्या करूंगा? n निकालूंगा. टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स. आई बात समझ में? क्लियर हुआ? डायग्राम बना लो और इनकी यूजुअल मीनिंग लिख लेना. लेट अस कंसीडर अ कंडक्टर ऑफ क्रॉस सेक्शन एरिया a, लेंथ l and the number of free electrons present is equal to n. Magnetic field is along the z axis and the current is flowing along the y axis. ठीक है. and the force acting on this in the y x axis. ठीक है. आउटवर्ड. ये लिखने के बाद नहीं, कोई भी लिख सकते हो. इसको x ले लो, इसको y ले लो. तो फिर अगर मैंने इधर की तरफ करंट दिखा दिया होता तो अलग हो जाता, उस तरफ हो जाता. बट वो ये उस तरफ का थोड़ा अटपटा दिखता. करंट इस डायरेक्शन में ले लिया. कोई वो नहीं है कि मैंने इसको बाई लिया, डायग्राम में बना तो भाई इधर ले लिया, इधर एक्स ले लेते, कोई दिक्कत नहीं है. तो फोर्स इधर लग रहा. ठीक है. वो तो अपने ऊपर है, एक्स वाई जेड किधर भी ले लो. मैं इसको वाई ले लेता, इसको एक्स ले लेता तो ये जी हो जाता. तो फोर्स जी डायरेक्शन में लग रहा होता. ठीक है. अब एक चीज समझना, करंट इस डायरेक्शन में है. बोलो. तो अगर मैं आईडीएल लिखूंगा तो ये जो आईडीएल क्या है? ये करंट एलिमेंट है. क्या है? बोलो. करंट एलिमेंट है. करंट एलिमेंट का डायरेक्शन ये हो गया. ठीक है. करंट एलिमेंट का डायरेक्शन देखो जरा ध्यान से. आई एल का जो डायरेक्शन है वो नेगेटिव ऑफ क्या होगा? बीडी. बोलो. या ऐसे कह सकते हो, करंट एलिमेंट इस डायरेक्शन में है लेकिन ड्रिफ्ट वेलोसिटी किस डायरेक्शन में होगी? बोलो. एंटी पैरेलल.
ये इतना नोट कर लो इधर पे अलग से, इस वाले डेरिवेशन में नोट कर लेना, ये दोनों एंटी पैरेलल हैं, क्योंकि यही एक की पॉइंट है जहां से आप डेरिवेशन को देखोगे। आगे बढ़े नाउ। तो फोर्स ऑन वन इलेक्ट्रॉन कितना होगा बताओ। सर हमने पढ़ा है चार्ज है, एक इलेक्ट्रॉन मतलब एक ही चार्ज है, तो क्या हो गया Q V क्रॉस B, यही तो होगा। चार्ज कितना है सर यहां पर बोलो, E विद नेगेटिव साइन, तो फोर्स ऑन वन इलेक्ट्रॉन निकाल लिया आपने, माइनस E VD क्रॉस B, VD इस डायरेक्शन में है, B ऊपर की डायरेक्शन में। बोलो इतना समझ में आया। अब अगर मैं टोटल फोर्स निकालना चाहता हूं कंडक्टर पे, तो कंडक्टर पे जो टोटल फोर्स लग रहा होगा दैट इज द सम ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो अगर मैं इस टाइप के जो एक एक इलेक्ट्रॉन पे जो फोर्स लग रहा है इन सभी का समेशन ले लूं, तो हमको मिल जाएगा क्या, टोटल फोर्स ऑन द कंडक्टर। समझ में आ रही बात, ये बात सबको समझ में आ रही है। और ये कैसे निकलेगा, n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। बोलो एक पर कितना फोर्स है, कितना फोर्स है, बोलो आई बात समझ में, F ऑन वन इलेक्ट्रॉन, एक पर इतना लग रहा है, n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, n टाइम्स मल्टीप्लाई कर दोगे तो टोटल फोर्स निकल आएगा। बोलो ये बात समझ में आई। तो ये चीज ना भी लिखोगे तो भी चलेगा। तो टोटल फोर्स इज इक्वल टू सीधा लिख लो क्या, दिस। अब n की वैल्यू हम अभी कैलकुलेट करके आए हैं, देखो NaL, बोलो, और Fe की वैल्यू क्या है, माइनस ई VD क्रॉस B। बोलो ये समझ में आया, बोलो। अच्छा इसके बाद देखो, क्या इसको अभी मैंने बताया तुमको L वेक्टर जो है वो VD वेक्टर का कैसा है, एंटी पैरेलल है, कैसा है, एंटी पैरेलल। तो इस चीज को NEA L माइनस VD क्रॉस B लिखा हुआ है अभी मैंने, बोलो ठीक है। अगर एक काम करते हैं, एक काम करते हैं NEAVD ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं, VD। NEAVD ले लिया और लेंथ को हमने अंदर ट्रांसफर कर दिया, और ये एक काम कर लेते हैं, ये माइनस साइन बाहर ले लो, तो ये हो जाएगा L विद नेगेटिव साइन मल्टीप्लाइड बाई B वेक्टर। नेगेटिव क्यों आएगा, ठीक है क्या, अच्छा इस चीज को समझाना है, सुनो देखो L टाइम्स VD मैग्नीट्यूड है ना, ये L टाइम्स VD इज इक्वल टू L टाइम्स VD। बोलो ये सबको समझ में आया, दोनों मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड तो इक्वल रहेंगे, लेकिन अगर मैंने यहां वेक्टर लगाया है
और मैंने यहां वेक्टर लगाया है, बोलो क्या VD वेक्टर और L वेक्टर दोनों सेम डायरेक्शन में है? बोलो नहीं, ये भी एक वेक्टर बन गया, ये भी एक वेक्टर बन गया, लेकिन ये दोनों वेक्टर कैसे होंगे? बोलो देखो, VD इस डायरेक्शन में है, DL वेक्टर इस डायरेक्शन में है, मतलब ये दोनों आपस में कैसे रहेंगे? नेगेटिव। तो यही चीज है, अगर मैं इसको NEA, अगर मैं इसके वेक्टर के साइन एक्सचेंज करता हूं, पहले तो ये था ना माइनस, बोलो समझ में आ रही बात? ये तो ये वाला माइनस मैंने बाहर ले लिया, ये बात समझ में आ रही है? तो ये समझ में आया आपको? तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे NEA माइनस साइन बाहर चला गया, LVD क्रॉस B लिखूंगा, बोलो हाँ या ना, बोलो। और L टाइम्स VD, ये वाला देखो जरा, ठीक है, अगर मैं इसको L पर वेक्टर चढ़ा दूं और VD पर वेक्टर हटा दूं तो क्या बनेगा? बोलो माइनस VD L क्रॉस B, क्योंकि ये जो वेक्टर है दैट इज नेगेटिव ऑफ L VD। आ रही बात समझ में? है? अरे पहले तो सिर्फ मैंने मैग्नीट्यूड लिखे थे, बोलो लिखे थे मैग्नीट्यूड, L इंटू वी डी, L इंटू वी डी, लेकिन अभी मैं क्या बना दिया? वेक्टर। तो ये भी क्या है? वेक्टर। लेकिन अगर ये वेक्टर है तो इनके डायरेक्शंस क्या होंगे? ऑपोजिट होंगे। मैग्नीट्यूड तो सेम रहेगा, डायरेक्शन ऑपोजिट, मतलब कहीं एक जगह माइनस लगा दो। तो यही है ना, देखो LVD हो गया, ये माइनस मैंने बाहर ले लिया था, LVD को अगर मैंने ये L वेक्टर इस पे लगा दिया साइन, तो VD L वेक्टर बनेगा, लेकिन ये इसका डायरेक्शन कैसा हो जाएगा? नेगेटिव देगा। अब ये माइनस और ये माइनस क्या बन जाएगा? तो NEAVD L क्रॉस B। अब करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ के आए हो आप, बोलो पढ़ के आए हो? NEAVD क्या होता है? ने पढ़ा ना, करंट का एक्सप्रेशन NEAVD, बोलो हाँ, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, रिलेशन ऑफ करंट विद द ड्रिफ्ट वेलोसिटी, NEAVD। तो इसकी जगह क्या लिख सकते हो? बोलो I, और आगे क्या लिखा होगा? L क्रॉस B। समझ में आ गई बात? ये अब इसके दो तरीके से डायरेक्शन निकलेंगे इस फोर्स के, एक तो निकलता है फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से, और एक निकलता है राइट हैंड थंब रूल। क्या है? राइट हैंड थंब रूल। समझ में आया? ये आज के लिए इतना ही रखो, अगली क्लास में क्या हुआ? डायरेक्शन और स्पेशल केसेस पढ़ेंगे।